पिछले क्लास में न्यूमेरिकल दिया गया था बनाने। आज चेक तो नहीं करेंगे हम, लेकिन आप लोग बना रहे हैं कि नहीं, बनता है या नहीं। देखिए बनाइए आप एक लगातार, बने तो भी ठीक, नहीं बने तो भी टेंशन मत लीजिए, बता देंगे हम, टोटल क्वेश्चन बता देंगे। लेकिन आपका प्रयास होना चाहिए। आप कंप्लीटली आप हमारे भरोसे रह जाएंगे, ये गलत बात है। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, चूंकि इस चैप्टर में ऐसे ही बहुत ज़्यादा क्लास हो चुका है, 32वां लेक्चर चल रहा है भी ये थोड़ा बड़ा चैप्टर। तो टारगेट यह है कि जितना जल्दी हो सके अगला 4 से 5 दिन के अंदर मैक्सिमम इसको समाप्त कर दिया जाए, इसीलिए हेडिंग डालेंगे। देखिए तो राउल्ट के आंशिक दाब नियम से विलयन में विचलन डेविएशन ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। आप याद कीजिए राउल्ट के आंशिक दाब नियम को, जिसमें कहा गया था कि पी ए बराबर होता है एक्स ए इंटू पी नॉट ए, और पी बी बराबर होता है एक्स बी इंटू पी नॉट बी। आंशिक दाब जो होता है वह द्रव अवस्था में उसके मोल प्रभाव और शुद्ध अवस्था में उसके वाष्प दाब के गुणनफल के बराबर होता है। ये क्लास सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जो पीछे क्लास किए हैं। जो क्लास नहीं किए हैं, अब 4-5 दिन का और मात्र समय है ख़त्म होने में। ख़त्म होने के बाद नया चैप्टर स्टार्ट होगा, वहाँ से आपको टोटल बात समझ में आएगा। वो भी तब समझ में आएगा जब आप रेगुलर रहेंगे। एक भी दिन छोड़ेंगे तो आपके पढ़ाई का कोई मतलब बनता नहीं है। तो जो लोग रेगुलर हैं, मैं सिर्फ उन्हीं को समझा भी रहा हूँ। अब देखिए इस विलियन में विचलन का क्या मतलब होता है, और इसमें आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग बात समझने के लिए और सुनने के लिए मिलेगी। सबसे पहले हम एक सॉल्यूशन बनाते हैं। यह है बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी, लिक्विड ए एंड बी। इसमें दो लिक्विड का सॉल्यूशन है, एक लिक्विड है ए और दूसरा लिक्विड है बी। अब बताइए यहां पर ए और बी दोनों का ना वेपर बनेगा। यहां पर यदि हम बैरोमीटर लगा दें तो वह प्रेशर बताएगा सॉल्यूशन का, ना कि ए का या फिर बी का। इस दोनों का नहीं बताएगा। ए के प्रेशर को हम ए का पार्शियल प्रेशर, ए का आंशिक दाब कहते हैं, बी के प्रेशर को बी का आंशिक दाब कहते हैं। आप याद कीजिए पी ए बराबर हम लोग पढ़े थे एक्स ए इंटू पी नॉट ए, जबकि पी बी बराबर हम पढ़े थे एक्स बी इंटू पी नॉट बी। याद है, ये सब राउल्ट के अनुसार पढ़े थे। आप यह भी याद कीजिए कि सॉल्यूशन का जो प्रेशर था वह पी ए प्लस पी बी के बराबर था, याद है आपको। और यहीं से पी एस बराबर होता था एक्स ए इंटू पी नॉट ए प्लस एक्स बी इंटू पी नॉट बी। ये सब बात हम किसके अकॉर्डिंग बोल रहे हैं, राउल्ट्स के पार्शियल प्रेशर लॉ के अकॉर्डिंग। उतारेंगे यहां तक। फिगर सहित उतारिए।
देखिए अब यहाँ यदि आप एक शुद्ध द्रव ए लेते हैं, यहाँ पर बैरोमीटर लगा दीजिए, तो यहाँ जो प्रेशर क्रिएट होगा सिर्फ ए का क्रिएट होगा, और इसी प्रेशर को हम क्या बोलेंगे, पी नोट ए। और यहाँ जो पी ए है, पी नोट ए और पी ए में क्या अंतर है, पी नोट ए जो है वह शुद्ध अवस्था में ए का वाष्प दाब है, और पी ए क्या है, विलयन में ए का आंशिक दाब। और विलयन में ए की मात्रा जितनी बढ़ती रहेगी ए उतना ही अधिक वाष्पीकृत होता रहेगा, और ए का आंशिक दाब उतना ही अधिक होगा। तो पी ए और पी नोट ए में काफ़ी अंतर है। पी नोट ए का मान कांस्टेंट है, क्योंकि शुद्ध अवस्था में जो वाष्प दाब था वो तो निकल गया, अब ये बदलने वाला नहीं है। लेकिन यदि विलयन में ए की मात्रा हम बदलते रहें तो पी ए का मान बदलता रहेगा, यानी पी ए जो है वह वेरिएबल टर्म है, वह कांस्टेंट टर्म नहीं है। पी नोट ए कांस्टेंट टर्म है, जबकि पी ए कांस्टेंट टर्म नहीं है। यह निर्भर करेगा मात्रा पर। ए की मात्रा को बढ़ाएंगे तो पी ए बढ़ेगा, मात्रा को घटाएंगे तो पी ए घटेगा। अब इसी से संबंधित आगे का जो बात है वो है, तो आप देखिए इसको। अभी कोई आदमी लिखेंगे नहीं, अभी आपको सिर्फ देखना है। क्या दिक्कत है जी, वहाँ काहे छटपट कर रहा है? रॉल्ड्स लॉ के अनुसार हम लोग पढ़े थे पी ए बराबर एक्स ए इंटू पी नोट ए, यही ना पढ़े थे। हम चाहें तो लिख सकते हैं इसको पी ए बराबर पी नोट ए गुना एक्स ए, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। पी नोट ए कांस्टेंट टर्म है, जबकि एक्स ए वेरिएबल टर्म है, और पी ए भी वेरिएबल टर्म है। तो ये आपको नहीं लगता है कि वाई बराबर एम एक्स को फॉलो कर रहा है, हाँ या ना। एक और चीज़ देखिए आप, एक्स ए कैसे वेरिएबल है, ए की मात्रा बढ़ाते रहेंगे तो ए का मूल प्रभाज भी बढ़ता रहेगा, और ए की मात्रा या ए का मूल प्रभाज बढ़ता रहेगा तो ए का जो आंशिक दाब है वह भी बढ़ता रहेगा। तो ये वैल्यू इस पर निर्भर करता है, जबकि पी नोट ए जो है वह कांस्टेंट है। अब बताइए यहाँ से आपको नहीं लगता है कि ये पी ए जो है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के? ऐसा इसलिए क्योंकि जब इस प्रोपोर्शनल साइन को हटा के आप बराबर करेंगे तो बराबर के बाद एक कांस्टेंट देंगे ना, तो बराबर के बाद एक कांस्टेंट है ना पी नोट है। क्या आप भी समझ में आया है? नहीं। तो यहां से यदि आप ग्राफ खींचोगे, देखिए इधर, यदि आप यहां पर ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ तो एक्स और वाई के बीच होता है। एक्स एक्सिस पर, एक्स पर कौन है, एक्स ए, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। वाई एक्सिस पर क्या है, वाई एक्सिस पर पी ए है, पार्शियल प्रेशर, तो वाई एक्सिस पर आपका है पी ए। वाई बराबर एम एक्स, ये जो ग्राफ है यह स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है जो ओरिजिन से पास करेगा। याद कीजिए बेसिक में ये बात आपको बताया गया था, वाई बराबर एम एक्स, वाई बराबर माइनस एम एक्स, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी, वाई बराबर माइनस एम एक्स प्लस सी। वाई बराबर एम एक्स एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है जो ओरिजिन से पॉजिटिव स्लोप के साथ बढ़ेगा। तो ये जो ग्राफ है, पहला ग्राफ ही था ये, यही ना ग्राफ ऐसा आएगा। अब आप एक चीज़ गौर कीजिए, यहाँ पर मोल फ्रैक्शन जीरो, ए का मोल प्रभाव जीरो है, इसका मतलब ए नाम का कोई चीज़ विलयन में है ही नहीं। और जब ए नाम का कोई चीज़ है ही नहीं तो क्या ए का वेपर बन पाएगा? ए का जब वेपर नहीं बन पाएगा तो ए का दाब भी नहीं बनेगा। तो वैसी स्थिति में एक्स ए जीरो होगा तो पी ए भी, वही तो ये ग्राफ बता भी रहा है। और जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बढ़ रहा है वैसे वैसे पी ए का मान चढ़ रहा है, बढ़ रहा है। यही एंगल न थीटा होता था, और इसी का ना 10 वैल्यू स्लोप कहलाता था, जिसको हम एम कहते हैं, और वही एम ने इस बार पी नॉट ए के बराबर है। क्या ये बात समझे आप या नहीं? किन्हीं को दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, यदि हम यही काम दूसरे के लिए करें, मतलब पी बी बराबर हम क्या पढ़े थे, एक्स बी इंटू पी नॉट बी, और यहीं पर यदि हम लोग पी बी बराबर पी बी इंटू एक्स बी करें तो कोई दिक्कत है क्या? तो यह भी y इज इक्वल टू एम एक्स को फॉलो कर रहा है, और यहाँ भी
पी वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के। आपको ऐसा नहीं लगता कि एग्जैक्ट सेम चल रहा है सब चीज़? यहाँ भी आप ग्राफ खींचेंगे किसके किसके बीच, एक्स और वाई के बीच। तो एक्स और वाई के बीच आप इक्वेट कीजिए, किससे किसको आप कंपैरिजन कराएं, वाई पी बी। तो यहाँ पर आपको क्या रखना पड़ेगा, पी बी, एक्स के जगह एक्स बी। तो यहाँ पर नीचे में यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा, एक्स बी। ग्राफ कहाँ से पास करेगा, ओरिजिन से, जस्ट लाइक दिस। और ये एंगल जो होगा यही थीटा होगा, और यही थीटा का जो 10 वैल्यू होगा यही आपका स्लोप कहलाता है, और यही स्लोप m है, और यही इस बार किसके बराबर है, पी नॉट बी के बराबर है, m पी नॉट बी के बराबर है। क्या इसको समझने में कोई दिक्कत है? यहां तक बात समझ गए आप लोग? सुनिए, राउल्ट के नियम के अनुसार जब हम चलते हैं तो हमको जो ग्राफ आता है वह स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। यहां भी आया स्ट्रेट लाइन, यहां भी आया स्ट्रेट लाइन। अब ध्यान से सुनिए, हमारा पथ ये होगा किसी भी विलियन का कि वो स्ट्रेट लाइन चलेगा जब हम उसके मोल प्रभाज और उसके आंशिक दाब के बीच ग्राफ खींचेंगे तब। तो यहां भी स्ट्रेट लाइन आया, यहां भी स्ट्रेट लाइन आया। लेकिन कुछ ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें आप ग्राफ खींचिएगा ना वैल्यू निकाल के, तो स्ट्रेट लाइन, कुछ स्ट्रेट लाइन आता है, और कुछ ऐसा भी सॉल्यूशन है जिसमें ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आता है। अब देखिए, ग्राफ में आना चाहिए ऐसा, देखना ध्यान से, ग्राफ में, ये दोनों ग्राफ में आना चाहिए ऐसा, लेकिन होता क्या है, कुछ सॉल्यूशन में पाया गया कि ये ग्राफ ऐसे करके ऊपर भाग गया, ये ग्राफ आगे जाके नीचे भाग गया। इसका मतलब यह हुआ कि ये अपने पथ से विचलित हो गया, और इसी को हम लोग कहते हैं विचलन। अब सवाल ये उठता है कि कोई भी सॉल्यूशन राल्ट लॉ के अनुसार आना चाहिए था स्ट्रेट लाइन नहीं आया, और स्ट्रेट लाइन नहीं आके अपने पथ से विचलित हुआ। एक बार हो सकता है ऊपर भाग गया, एक बार नीचे भाग गया। इसका मतलब विचलन भी कितना प्रकार का हो सकता है, 2 प्रकार का। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये विचलन हुआ ही क्यों, और ये 2 प्रकार का कैसे होगा। जैसे आप मान लीजिए किसी रास्ते से आपको कहीं जाना है, आप किसी रास्ते से जा रहे हैं, और आपको मान लीजिए इस रास्ते से जाना है, रास्ता भटक के आप इधर आ गए, या रास्ता भटक के आप इधर आ गए। तो इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? हो सकता है कि आप भुला गए आप कि कहाँ, मतलब रास्ता क्या था। या दूसरा एक और ये भी हो सकता है कि आपको कोई गलत रास्ता बता दिया, यह हो सकता है। तो आपके विचलन होने का कारण है कि आप पथ को भूल गए या कोई गलत रास्ता बता दिया। सॉल्यूशन में ऐसा क्या हो गया, सॉल्यूशन कैसे भटक गया रास्ता, इसी सब बातों को हम समझेंगे विचलन के अंतर्गत, और इसी में आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग बात मिलेगा पढ़ने के लिए। यानी आप अब ये बता दीजिए कि जो ग्राफ अभी आपको ये मिला है, यह डेविएशन के साथ मिला या विदाउट डेविएशन मिला? अभी ये विदाउट डेविएशन है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन आना चाहिए और स्ट्रेट लाइन है। ये डेविएशन तब हम मानेंगे जब ये ग्राफ ऊपर या नीचे किसी तरफ मुड़ जाए, यानी कर्व लाइन आने लगे। हल्का भी कर्व हुआ समझ लीजिए वहाँ पर विचलन हो गया। यानी ये जो ग्राफ है या यह जो सॉल्यूशन है, यह है विदाउट डेविएशन, बिना विचलन वाला यह विलियन होगा। यदि ऐसा होता है तो उतारिए दोनों बात। तो हम यहाँ बगल में लिख देते हैं, ये जो दोनों ग्राफ है यह है विदाउट डेविएशन।
एक साथ आप नहीं उतार पाते हैं तो कोई बात नहीं, पहले ये उतार लीजिए, उसके नीचे वो उतार लीजिए, लिख दीजिए यहाँ भी विदाउट डेविएशन, वहाँ भी विदाउट डेविएशन। अब बात सीधी सी है कि जब बाइनरी सॉल्यूशन है, दो कंपोनेंट है ए और बी, तो ग्राफ भी तो दो गो आएगा। एक ग्राफ ए के पार्शियल प्रेशर के लिए और दूसरा ग्राफ बी के पार्शियल प्रेशर के लिए। तुम्हारा तो डेविएशन हो गया रे, भाग गया ऊपर। लाइन को सीधा खींचने का प्रयास कीजिए, अब उसमें कटकुट मत कीजिए, आगे से ध्यान रखिए। ग्राफ, डाटा, टेबल, फिगर, ड्राइंग, ये सब बढ़िया होना चाहिए कॉपी में। ये सब कॉपी का संस्कार होता है। अक्षर तो खैर मेन चीज है। हो गया क्या? लगता है चित्रकारी ज्यादा करने लगा तुम सब। समझ रहे हैं? ग्राफ जब भी बनाती है ना, सुनो इधर, तो इस तरह से कॉर्नर दिखाया कीजिए नीचे। मिटा दो इसे। अब इसके नीचे फिर से दो ग्राफ खींचेंगे, और ये जो ग्राफ यदि आप ऐसे खींचते हैं या ये ग्राफ ऐसे खींचते हैं, इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? विथ डेविएशन। इसमें ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है। ग्राफ यदि कर्व में आया तो उतारिए जल्दी से, बैठे हुए हैं। हाँ जी, दोनों लिखेगा विथ डेविएशन। लिख लिए क्या? देखो भी इधर अगेन, पी एस बराबर होता है पी ए प्लस पी बी। लिखते जाओ साथ साथ, लिखो तो अगेन करके। लिख दिए क्या? फिर लिखिए साथ में, साथ ही पी एस बराबर इसको लिख सकते हैं एक्स ए इंटू पी नॉट ए प्लस एक्स बी इंटू, किसी को दिक्कत भी है इसमें? लिखिए। अच्छा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बराबर 1 होता है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। हाँ या ना?
तो यहाँ पर पी एस बराबर एक्स ए के बदले लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स बी, लिखिए। बाद बाकी जो जैसे उतार दीजिए, पी नॉट ए प्लस एक्स बी इंटू पी नॉट बी। पी एस बराबर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा पी नॉट ए माइनस एक्स बी इंटू पी नॉट ए प्लस एक्स बी इंटू पी नॉट बी। इसी को हम चाहें तो लिख सकते हैं पी एस बराबर एक्स बी इंटू पी नॉट बी माइनस एक्स बी इंटू पी नॉट ए प्लस पी नॉट ए। इस टर्म को समझ लो, कुछ नहीं किए हैं, एक्स बी पी नॉट ए को पहले लिख दिए हैं, बीच वाले को बीच में ही है, और ये पहले वाला जो है वह बाद में लिखा हुआ है। यहाँ कुछ नहीं तो साइन प्लस ही है ना, तो ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। एक्स बी यहाँ भी है, एक्स बी यहाँ भी है, एक्स बी को आप कॉमन ले लीजिए, तो पी एस बराबर लिखाएगा एक्स बी इंटू पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए प्लस पी नॉट ए। बताइए ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। अब आप गौर से देखिए। अच्छा चलो एक लाइन और इसका बढ़ाते हैं। हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं पी एस बराबर पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी प्लस पी नॉट ए, ऐसा लिख सकते हैं। क्या जी ऐसा लिखा जा सकता है कि नहीं। सुनो, पी नॉट ए का वैल्यू कांस्टेंट होता है सी, एक कांस्टेंट में दूसरे कांस्टेंट को घटाएंगे तो कांस्टेंट ही मिलेगा। एक्स भी वेरिएबल है, इसको आप मान लीजिए एक्स, इसको मान लीजिए एम, और पी एस वेरिएबल है। आप गौर से देखिए, ये वाई बराबर एम एक्स प्लस सी को फॉलो कर रहा है। अब देखिए कैसे, एक्स भी मोल प्रवाह है, ये बदल सकता है, विलियन का वाष्प दाब बदल सकता है, लेकिन जितना में नोट लगा हुआ है उस समय से कोई भी वैल्यू बदलने वाला नहीं है। यह कांस्टेंट लीजिए, कांस्टेंट कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट, तो जो वैल्यू मिलेगा वह भी कांस्टेंट, यानी ये जो समीकरण बना यह y बराबर एम एक्स प्लस सी में ना चला गया। अब आप एक चीज़ गौर कीजिए, पी ए बराबर एक्स ए प्लस एक्स इंटू पी नोट ए, पी बी बराबर एक्स बी इंटू पी नोट बी। आपको नहीं लगता कि यह भी एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन था, यह भी एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन था, आप स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को जोड़े हैं। जब दो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को आप जोड़िएगा तो जो रिजल्टिंग इक्वेशन मिलेगा निश्चित है कि वह भी एक स्ट्रेट लाइन होगा। दो स्ट्रेट लाइन का जोड़ हमेशा क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। अंतर यह है कि ये दोनों ओरिजिन से पास कर रहा था, ये ओरिजिन से पास नहीं करेगा। देख रहे हैं प्लस सी आ गया, इसके अंदर कुछ ना कुछ वाई इंटरसेप्ट ना आ गया। अब यदि हम यहाँ पर ग्राफ खींचना चाहें तो ग्राफ खींचा जा सकता है। बताइए तो किसके किसके बीच ग्राफ खींचेंगे, एक्स और वाई के बीच तो खींचेंगे ही। तो एक्स के जगह पर क्या लेंगे आप, एक्स के जगह पर एक्स भी, वाई के जगह पर पी एस, इसका कुछ ना कुछ वाई इंटरसेप्ट होगा। मान लो ये वाई इंटरसेप्ट है, स्लोप पॉजिटिव है, ग्राफ ऊपर के डायरेक्शन में भागेगा। यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन एक्स एक्सिस के खींच लीजिए, यही थीटा है, इसी का टेन थीटा, यही आपका स्लोप हुआ, यही स्लोप एम है, और यही आपका पी नोट बी माइनस पी नोट ए के बराबर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का वैल्यू क्या कहलाता है, सी, और यही वैल्यू इस बार क्या कहलाएगा, पी नोट ए। इतना बताने का सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि आप ये समझ सकें कि दो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का जोड़ भी एक स्ट्रेट लाइन ही होता है, और यही आपका स्ट्रेट लाइन आया है जब हम पी और पी बी को जोड़े। तो उतारिए यहाँ तक। जो लोग रेगुलर नहीं है, दिमाग लगाने का कोशिश नहीं करेंगे, संभावना बता होने की हो सकती है। अब झूठे दिमाग का दो चार को नस सूख गया तो हो सकता है कुछ एबनॉर्मल हो जाओ तुम, हाँ पगला जाओगे। क्लास रेगुलर नहीं है तो दिमाग मत लगाइए, आपको कुछ कितनों दिमाग लगा लीजिएगा समझ में नहीं आएगा, और दिमाग ज़्यादा दिमाग लगेगा मान लो फट उठ गया, हैंग कर गया।
तो ऐसा है भी नहीं कि तुम्हारा जो ब्रेन है वो मदर बोर्ड है जो बाहर से लाके वो दूसरा बदल दिया जाएगा। क्या रे? इसलिए रेगुलर नहीं है तो ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। रेगुलर नहीं है तो आप कुछ भी कर लेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। आप बस इंतजार कर सकते हैं 2-4 दिन नए चैप्टर का, जो कि अब 4-5वां दिन शायद स्टार्ट हो जाए। केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बल गति की, इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फिर सॉलिड स्टेट, फिर सरफेस केमिस्ट्री। 5 चैप्टर आपको पढ़ना है फिजिकल में, जिसमें सबसे बड़ा टॉपिक यही है। ये अकेला 3 चैप्टर के बराबर। मिटा दो इसे अब तुमको हम समझाते हैं कि विलयन में विचलन हो कैसे जाता है। सुनो अब इधर, अब कोई लिखेगा नहीं, अब सिर्फ देखेगा। सुनो, जो विलियन राल्ट के नियम का पालन किया उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही आएगा आपको, लेकिन जो विलियन राल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा उसका ग्राफ कभी भी आपको स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। वो कभी ऊपर भाग जाएगा, कभी नीचे भाग जाएगा। जरा बताइए, बोलिए क्या बोल रहे हैं? कुछ बोल रहे हैं? इस आधार पर विलियन कितने प्रकार का हो सकता है? 2 प्रकार का। कौन कौन? एक जिसमें विचलन होता है और एक जिसमें विचलन नहीं होता है। या यूं कहें कि एक वह जो राल्ट के आंशिक दाब नियम का पालन करता है और एक वह जो राल्ट के आंशिक दाब नियम का पालन नहीं करता है। जो पालन करता है उसी को हम आदर्श विलियन कहते हैं, और जो पालन नहीं करता है उसी को हम अनादर्श विलियन कहते हैं। और ये अनादर्श विलियन भी 2 तरह का होता है, एक ज़्यादा पालन कर लिया और एक कम पालन किया। एगो पालन किया एकदम एग्जैक्ट, एक ज़्यादा ही कर लिया कुछ, और एक कम कर लिया। तो इस सब बात को ऐसे बोलने से नहीं काम चलेगा, इसको आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, अब ध्यान से दिखेगा, इधर कोई लिखेगा नहीं, सिर्फ देखना है। PS बराबर होता है XA इंटू P0A प्लस XB इंटू P0B। सब लोग जानते हो। देखो, तुम विलियन के वाष्प दाब को 2 तरह से निकाल सकते हो, एक कैलकुलेशन की मदद से और एक एक्सपेरिमेंट से। और दोनों बात को समझिए कि आप ये काम कैसे कर सकते हैं। आप लैब में जाइए, शुद्ध A ले लीजिए और इसके ऊपर बैरोमीटर लगा दीजिए। तो बैरोमीटर जब लगाइएगा तो यहाँ पर तो A का वाष्प दाब पता चलेगा, शुद्ध A का वाष्प दाब ही क्या कहलाएगा? P0A। अब आप क्या कीजिए, शुद्ध B ले लीजिए और इसके ऊपर बैरोमीटर लगा दीजिए। अब जो यहाँ वाष्प दाब पता चलेगा वो क्या पता चलेगा? P0B। तो आपको P0A का मान लैब में पता चल जाएगा, P0B का मान पता चल जाएगा। अब बचा दुए ना वो चीज़ XA और XB, वो कैसे निकालेंगे? तुम जब A और B का विलियन बनाओगे तो A का कुछ मात्रा डालोगे, B का भी कुछ मात्रा डालोगे। मान लो कि तुम A का 2 मोल डाल दिया और B का भी कितना मोल डाल दिया? 2 मोल। तो कुल मोल कितना हो गया? 4। कुल मोल यदि 4 हो गया और एक का 2 है, दूसरे का भी 2 है, तो आपको नहीं लगता है कि दोनों का मोल प्रभाव 2/4 आ जाएगा? क्योंकि यदि विलियन में चीज़ों का मोल पता हो तो तुम मोल प्रभाव ज्ञात कर सकते हो। ऐसा तो तुमको बताया गया था ना मोल प्रभाव जब निकाला गया था। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि कोई ये 3 ले लिया और ये 5 ले लिया, तब उसका वैल्यू अलग आएगा। लेकिन जो भी मिक्स कर रहा है, जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहा है, उसको तो जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसको तो ये बात पता है ना कि हम A कितना लिए हैं और B कितना लिए। A कितना मोल लिए, B कितना मोल लिए, और यदि मोल पता है तो निश्चित है कि उसका मोल प्रभाव भी पता है। तो जो भी वैल्यू तुमको आता है XA का XB का वैल्यू डाल दो। P0A P0B ऑलरेडी पता है, यहाँ से गुना कर लो, यहाँ से गुना कर लो, दोनों वैल्यू को जोड़ दो, PS का मान निकल जाएगा। समझ में आया कि PS का मान कैसे निकलेगा? अब आप ज़रा हमको बताइए कि यह जो PS का मान आपका निकला, यह कैसा वैल्यू है? यह कैलकुलेटेड वैल्यू है या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है? सब गलत, यह कैलकुलेटेड वैल्यू।
अब आपको लग रहा होगा कि आप सही हैं और हम गलत हैं, तो सुनिए, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू पी नोट ए का है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू पी नोट बी का है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू एक्स ए का है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू एक्स बी का है। पी एस का वैल्यू तो आप इसको गुना किए, इसको गुना किए, जोड़े रॉल्ट के नियम के अनुसार, तब ना पी एस निकला। तो आप कैसे कह रहे हैं कि यह एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है? यही सब पकड़ना होता है और यही है सब्जेक्ट का डेप्थ, इसी को कहते हैं। यही सब चीज़ को आप लोग इग्नोर कर देते हैं, फिर आपको केमिस्ट्री समझ में नहीं आती। मिसकंसेप्शन दिमाग में बैठा लीजिएगा तो कभी समझ में नहीं आएगा। तो इधर वाला जो वैल्यू हो गया वो कैसा वैल्यू हो गया? कैलकुलेटेड वैल्यू। तब तो आपको इसको जानने में भी काफ़ी इंटरेस्ट होगा ना, कि इसका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कैसे निकलेगा। ये तो कुछ है ही नहीं, तो बहुत आसान है। तुम 2 मोल ए लिया था, 2 मोल बी लिया था ना, इतना 2 मोल ए 2 मोल बी लेके मिला दो, ऊपर बैरोमीटर लगा दो। बैरोमीटर यदि तुम लगाओगे तो वो ए का दाब थोड़े बताएगा, वो बी का दाब थोड़े बताएगा, वो तो विलियन का दाब बताएगा। और वो जो बताएगा वही क्या है? पीएस। यानी पीएस का मान तो बहुत आसानी से निकल सकता है लैब में, उसके लिए कुछ ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। तो मान लीजिए इसके 2 मोल पर आप निकाले तो आपको एक्स ए पी नोट है और इसका इधर का वैल्यू आपको आ गया 2 ATM। और जब इस पर बैरोमीटर लगा दिए तो भी वैल्यू आ गया 2 ATM। इसका यह मतलब है कि कैलकुलेटेड वैल्यू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के बराबर है। और यदि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू के बराबर हो गया, इसका सीधा मतलब है कि यह विलियन रॉल्ट के आंशिक दाब नियम का पालन किया है। और यदि ये पालन कर गया तो यही विलियन कहलाता है आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श विलियन। बात समझ में आ रही है? अब आगे की बात सुनिए। एक बार तो 2 2 आ गया। अब क्या होता है, कभी कभी इसका आया 2, ये वैल्यू आ जाता है 2.5। मतलब जब आप बैरोमीटर लगाए तो वैल्यू आपको आया 2.5, और जब कैलकुलेशन किए तो वैल्यू आपको आया 2। इसका मतलब ये पालन नहीं किया। एक और केस बन सकता है, इधर आया 2 और इधर आ गया 1.5, यानी जितना आना चाहिए था उससे कम आया, और एक बार जितना आना चाहिए था उससे अधिक आया। दोनों केस में यह विलियन रॉल्ट के आंशिक दाब नियम का पालन नहीं किया। और दोनों केस में यह विलियन कैसा विलियन कहलाएगा? अनादर्श विलियन, जिसको इंग्लिश में हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। तो अब आप ही बता दीजिए कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन कितने तरह का? 2 तरह का। अब एक जो ज़्यादा कर दिया वैल्यू, एक जो कम कर दिया। ज़्यादा किया तो पॉजिटिव वैल्यू आ गया, कम किया निगेटिव वैल्यू आ गया। इस प्रकार अनादर्श विलियन 2 तरह का हुआ, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन और दूसरा नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन। तो यहाँ से इस बात को हमको लिखना पड़ेगा। देखिए, पीएस का मान एक बार ज़्यादा हो गया और पीएस का मान एक बार कम हो गया। किससे? इससे। तो इसी को हम लोग कहेंगे एक्स ए इंटू पी नोट ए प्लस एक्स बी इंटू पी नोट बी। और ये भी वही सेम, एक्स ए इंटू पी नोट ए प्लस एक्स बी इंटू पी नोट बी। हर बार इधर वाला वैल्यू कैलकुलेटेड है और इधर वाला वैल्यू, ये वैल्यू पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंटल। उतारना शुरू कीजिए। ये कहलाएगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन। आपको हिंदी में यदि लिखना हो तो हम हिंदी में लिखाएंगे, कल लिखाएंगे पूरा हिंदी में इसका, चूँकि पूरा डेफिनेशन लिखाना है। तो वहाँ पर देख लीजिएगा कि हिंदी क्या होता है। वैसे इसको बोलेंगे धनात्मक विचलन वाला अनादर्श विलियन, ये होगा ऋणात्मक विचलन वाला अनादर्श विलियन। लेकिन ये सब हम बाद में लिखाएंगे, तो अभी जैसे लिखा जा रहा है वैसे लिख लीजिए। और इतना तो होशियार आप हैं। नहीं इतना नहीं है, फूलिए मत, बहुत कम है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ निगेटिव, यहाँ से निकलते निकलते होशियार हो जाएगा, अभी तो बकलोल है। होशियारे बनाने के लिए ना तुमसे रुपया लिया जाता है रे।
साइंस पढ़ने से दिमाग बहुत बढ़ता है, आर्ट्स पढ़ने से भी बढ़ता है, लेकिन आर्ट्स पढ़ने से ज़्यादा नहीं, वो सब बानर बकलोल होता है, वो सब सोझ लाठी का पार पर होता है। लाठी पटकना ठीक है, कहीं पटक दिया। और ये साइंस वाले लोग दिमाग को जानते हो, अभी हम बताते हैं ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं। ये देखो, सुनो, लिखो भी और सुनो भी। अभी यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है उसमें मैक्सिमम टॉपर, आईएएस आईपीएस का जो एग्ज़ाम होता है उसमें मैक्सिमम टॉपर और मैक्सिमम रिजल्ट जानते हो कौन दे रहा है? जो इंजीनियरिंग करके आया, इंजीनियरिंग करके फिर यूपीएससी का तैयारी किया, वो आईआईटी करके या जनरल इंजीनियरिंग करके, ये सब क्या करता है ना, 5 से 10 साल में साइंस पढ़ के दिमाग को लेता है बहुत डेवलप कर। आर्ट्स वाला जिस काम को आधा मतलब 1 घंटा 2 घंटा में करेगा, उस काम को साइंस वाला 2 से 3 मिनट में कर देता है। इसका दिमाग इतना ना डेवलप हो जाता है कि चीज़ों को सीखने की क्षमता, उसको याद करने की क्षमता, एक्सप्रेस करने की क्षमता, ये सब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आर्ट्स वाले से ज़्यादा बढ़िया एक्सप्लेनेशन दे देता है ये। इसीलिए आप देखते होंगे सब लोग जो ऊपर बैठे हुए हैं जनरली कहते हैं कि साइंस लेके पढ़ो, आईएससी तक कम से कम, उसके बाद आगे जो करना होगा करना। होता क्या है कि +2 तक दिमाग खुल जाता है आदमी का, उसके बाद उसको अपने पता चलने लगता है कि वो किस लायक है। 10वां पास होके आता है उस समय तो वो नालायक होता है। 10वां पास करने के बाद कुछ आदमी को समझ में नहीं आता है, पास 12th जब कर जाता है तब उसको समझ में आता है कि अब हमको करना क्या है। जबकि आपको ये सब चीज़ 8वां 9वां तक सोच लेना चाहिए, मैक्सिमम 10th तक सोच लेना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं, उस हिसाब से आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। खैर, बातें बहुत सारी हैं, उतारिए इतना। कल हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे, टॉपिक हेडिंग डाल देंगे, आदर्श विलियन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। अच्छा, तुम लोग एक चीज़ बताओ, जो बात बताई जा रही है या जिस तरह से बताई जा रही है, तुमको ऐसा नहीं लगता है कि तुमको कितनों बढ़िया से लिखा हुआ रहे ना, तुम समझ नहीं पाओगे इस चीज़ को? कितनों बढ़िया एक्सप्लेनेशन दे दिया, अपने से पढ़ोगे समझ में आएगा ही नहीं कि क्या कहना चाह रहा है। जब तक कोई एक आदमी तुमको प्रॉपर तरीके से हर बात को समझाए नहीं कि ऐसा है ऐसा है। अच्छा, एक और चीज़ सोचो, आज का क्लास यदि अब्सेंट कर देता तो तनिया न मनी यही ना लिखना छूटता रहे, कुछ है इसमें, कल हाथा लिख लेता, एगो ग्राफ है ना खींच लेता, इतने ना पढ़े लिखुन सर जी, हाँ ठीक है, ज़्यादा नहीं छूट ले। क्योंकि आप जो है ना उतारने और कॉपी के कंटेंट को महत्व देते हैं, उस महत्व को हटाइए, कंसेप्ट को देखिए। जिस क्लास में आप आते हैं ये सोचिए कि छोड़ते तो क्या होता है। निकलिए, क्लास रेगुलर रहिए।